डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का टॉपिक लेके हम लोग फिर से आपके सामने आए हैं क्लास 12 सीबीएसई 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो बेसिकली फोकस है वो एक ही टॉपिक पर बहुत ज्यादा है, वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के जो एक्सप्रेशन है दोस्तों, उसको आपको ठीक से दिमाग में बैठा लेना है। मेरा भरोसा है कि आप आराम से इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहां से स्टार्ट होता है, चलिए देखते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, वो है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, जहां पर लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट और पी उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों, मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी की जगह पर मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल रहा है, जिससे क्वेश्चन आता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ मास ऑफ द पार्टिकल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर ही सॉल्व हो जाएंगे। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी और लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी से गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे एक्सप्रेशन क्या आता है, हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है मोमेंटम का स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहां से अगर हम लोग p कैलकुलेट करें दोस्तों तो p आ जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट। सो अगर हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी के जगह पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा एक्सप्रेशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच बाय रूट अंडर 2 इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो ये एक्सप्रेशन पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। पहले एक्सप्रेशंस को देखिए कैसे ये आया, आगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का और क्या एक्सप्रेशन हो सकता है। एक चार्ज है Q जो कि रेस्ट में है, तो उस चार्ज को चलाने के लिए क्या करना होगा, कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ही किसी चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव होता है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बन गया। तो आपने भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया या भी पोटेंशियल दिया उसको, तो वो जो चार्ज रेस्ट में था वो मूव करने लगा। तो जब वो मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है दोस्तों। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी, जितना वर्क डन किया गया वही काइनेटिक एनर्जी बना। सो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, Q इंटू वी। तो 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला था, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर क्या पुट कर दिया गया, Q इंटू वी। तो ये नया एक्सप्रेशन बन गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2mQV। तो आई होप ये आपको क्लियर है। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि अगर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अगर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास भी जानते हैं 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg होता है। और H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट का ही वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो अगर इस वैल्यूज को पुट कर दे तो ये सॉल्व करके आता है 12.27, बस V जो है वो हमारा अननोन क्वांटिटी रहेगा। तो 12.27 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ V आर्मस्ट्रांग में ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल जाएगा, किसका, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने डी ब्रॉगली के क्या क्या एक्सप्रेशंस देखे, कौन कौन से एक्सप्रेशंस देखे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, हम लोग देखा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मोमेंटम, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम भी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय रूट अंडर 2mQ इंटू वी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भी आपने कॉपी में एक जगह सब एक्सप्रेशंस को लिख दीजिए। यही एक्सप्रेशंस में आपके इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोग को फेस करना पड़ सकता है एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए यहां पे एक क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है मूविंग विद सेम वेलोसिटी, मतलब उनका वेलोसिटी सेम है, किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगा। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके और सॉल्व करके बताइए, मैं भी इसको यहां पर सॉल्व करता हूं। तो देखिए यहां पर किसके किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो वेलोसिटी का डी ब्रॉगली वेवलेंथ से कैसा संबंध था, कैसा रिलेशन था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई m इंटू वी। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेम वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जो सेम है उसको आप भूल जाइए। इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ अब किस पे डिपेंड करने लगा, सिर्फ पार्टिकल के मास पर डिपेंड करने लगा। करेक्ट। सो पूछ रहा है विच पार्टिकल विल हैव ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब जिसका मास कम होगा। मास किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का कम है। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है प्रोटॉन से, तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ से ज्यादा होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है। पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि इन तीनों को पहचान लीजिए। प्रोटॉन
प्रोटॉन, बेसिकली बस जान लीजिए, बहुत कंसेप्चुअली भी जानने का जरूरत नहीं है। ड्यूट्रॉन, ड्यूटिरॉन और अल्फा पार्टिकल, अल्फा, ये तीन है। अगर इसका मास हम लोग m ले रहे हैं तो इसका मास 2m होगा, इसका मास 4m होगा दोस्तों। अगर इसका चार्ज हम लोग E ले रहे हैं, इसका भी चार्ज E होगा और इसका चार्ज 2E होगा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख के रख लीजिए एक जगह पे, बहुत आसान बना देगा आपका जिंदगी इस टाइप के क्वेश्चन में। अब पूछ रहा है कि अंडर द सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब किसके बारे में, पोटेंशियल मतलब भी, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के उस एक्सप्रेशन को यूज करना होगा जिसमें भी आता है, तो कंपेयर करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो देखिए क्या एक्सप्रेशन था, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2m q इंटू v था, करेक्ट। अब यहां पर v पोटेंशियल था, q चार्ज था, तो पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कैसा है, बोल रहा है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है सेम है, तो v को आप भूल जाइए। इसका मतलब वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस पे डिपेंड करने लगा दोस्तों, अब वो डिपेंड करने लगा रूट अंडर m और q के प्रोडक्ट पर, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोटॉन बाय ड्यूट्रॉन का निकालते हैं, कंपेयर करने का मतलब रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट अंडर मास ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन का ऊपर लिखे हैं, ड्यूट्रॉन का नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उलट जाएगा। तो यहां पर हमें मास ऑफ ड्यूट्रॉन लिखना है 2m इंटू चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन E बाय प्रोटॉन का नीचे लिखेंगे m इंटू E, कैंसल 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 कैंसल, तो रेशियो इनका आ जाएगा √2:1। उसी तरह से ड्यूट्रॉन और अल्फा का निकालते हैं, ड्यूट्रॉन और अल्फा का, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4m, अल्फा नीचे है तो अल्फा का मास ऊपर, इंटू 2e डिवाइडेड बाय ड्यूट्रॉन 2m इंटू E, कैंसल 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 कैंसल, 2 कैंसल 4, 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 2:1। तो प्रोटॉन बाय ड्यूट्रॉन में निकल गया, ड्यूट्रॉन बाय अल्फा में निकल गया, तो आप आराम से रेशियो निकाल सकते हैं प्रोटॉन बाय ड्यूट्रॉन बाय अल्फा पार्टिकल का। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ। कोई भी दो को कंपेयर कर सकते हैं, तीनों को भी कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ के। चलिए अब टॉपिक में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आपको फोकस करना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चैप्टर में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको कुछ टर्म्स को भी ध्यान में रखना है, तब आपकी जिंदगी थोड़ा और आसान हो जाएगी। वर्क फंक्शन क्या होता है कि किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट होने के लिए कम से कम मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए, उसको हम लोग वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। उसका दो नाम है, वर्क फंक्शन भी होता है, उसका नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है, और इसको डिनोट हम लोग करते हैं फाई नॉट से। ये डिनोट करने वाला भी अगर आप ध्यान में रख लेंगे तब आपकी लाइफ और आसान हो जाएगी। अब हम लोग फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, H इंटू म्यू नॉट, क्योंकि किसी भी रेडिएशन से रिलेटेड जो एनर्जी होता है, हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में भी आप पढ़े हैं, E एनर्जी इज इक्वल टू H म्यू होता है। तो यहां पर हम लोग जो वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, फाई नॉट इक्वल टू H इंटू म्यू नॉट, जहां पर ये म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहिए किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट होने के लिए। क्लियर। चलिए अब देखिए, तो ये है आपका वर्क फंक्शन के बारे में। अब क्या होता है, अगर हम इसी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके उसको वेवलेंथ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहे तब क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर म्यू है तो म्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड बाय वेवलेंथ। अगर हम लोग लाइट के स्पीड से चलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको c बाय लैम्डा लिखते हैं। तो यहां पर देखिए फाई नॉट इज इक्वल टू हो गया h c बाय लैम्डा नॉट, क्योंकि यहां पर हम लोग इसको म्यू नॉट लिख रहे थे, तो यहां इसको लैम्डा नॉट लिखेंगे, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर, आपको क्लियर हुआ। चलिए तो अब हम लोग को सिर्फ दिमाग में क्या रखना है कि द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, अब जो एनर्जी गिर रहा है मेटल के सरफेस पर, होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, एक रेडिएशन आता है, गिरता है। मैं बार बार एक चीज आप लोगों को बोल देता हूं वीडियो के बीच में कि मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि डिटेल में पढ़ने का टाइम चला गया, बहुत कंसेप्चुअली अंदर भी नहीं जाना चाहता हूं। आपको लगता होगा सर ऊपर ऊपर बता रहा, मैं उतना ही बता रहा हूं जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल कर सकेंगे, सैंपल पर क्वेश्चंस को बना पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, कोई मेटल का सरफेस है, उस पर एक रेडिएशन गिर रहा है, तो उसमें जो एनर्जी लिखते हैं हम लोग, कितना एनर्जी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू, या उसको एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं अगर वेवलेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो। ठीक है, म्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन।
अब इसका वर्क फंक्शन है फाई नॉट, तो फाई नॉट को लिखेंगे एच म्यू नॉट या एच सी बाय लैम्डा नॉट, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो मोशन में है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए, आप लोग कमेंट में भी इसको बता सकते हैं कि कोई मेटल का सरफेस है, उस मेटल के सरफेस पर अगर रेडिएशन गिर रहा है एक मोनोक्रोमैटिक लाइट का, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी सेम होंगे? कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में जब आप बताएंगे तो मैं आंसर आपको कमेंट में ही एक्सप्लेन करूंगा कि एनर्जी सेम होगा या नहीं होगा, और रीजन के साथ में बताऊंगा। चलिए यहां आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, तो अब यहां पर आता है कि कैसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में जानेंगे। तो आपको ये बात पर ध्यान देना है दोस्तों, ये कौन सा बात है कि फाई मतलब जो इंसिडेंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। मतलब एच म्यू का वैल्यू एच म्यू नॉट से ज्यादा आना चाहिए, मतलब एच सी बाय लैम्डा का वैल्यू एच सी बाय लैम्डा नॉट से ज्यादा होना चाहिए। इस बात को ध्यान देना है। एक और मैं आपका जिंदगी को थोड़ा आसान बनाता हूं कि अगर H और C का बात है, H और C, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, अगर इनके वैल्यूज को पुट कर दे तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये बात को अगर आप याद रखिएगा तो एग्जाम में कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे पूछेगा कि किस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो वहां पर आपको डिटेल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके भी इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। तो एच सी बाय लैम्डा करके आप देख लीजिएगा कि एच सी बाय लैम्डा करने से जो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन का वैल्यू आ रहा है वर्क फंक्शन से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मेटल का वर्क फंक्शन मान लेते हैं 1.95 है और जो फाई है वो मान लीजिए आ रहा है 1.5, तो क्या उस मेटल के सरफेस से ये रेडिएशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो नहीं निकाल पाएगा। क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट है। फाई अगर फाई नॉट से बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए अब चैप्टर में हम लोग आगे के टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है, उसको भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है बहुत। और इसको अगर सिंपल भी आप बनाएगा तो चलेगा। तो ये डायग्राम होता है जिसमें क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब होता है, इंसिडेंट फोटोन्स आता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन इमिट होकर कलेक्टर प्लेट की तरफ जाता है, यहां पर कम्यूटेटर की मदद से हम लोग इस प्लेट के पोटेंशियल को वेरी कर सकते हैं। ये इसका सेटअप है, इसको आप एक बार देख लेंगे। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पर क्वेश्चन आता है उन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए उन कॉन्सेप्ट की तरफ क्या है कि ग्राफ है, किसका ग्राफ है? फोटो करंट और लाइट के इंटेंसिटी का ग्राफ है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यह ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो है दोस्तों वो नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि अगर आप इंटेंसिटी को लाइट का बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो बढ़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिम्मेवारी लेगा। इसका मतलब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा फोटोन आ रहा है, ज्यादा फोटोन आएगा तो मेटल के सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। शर्त यह है कि वो जो एनर्जी लेकर आ रहा है फोटोन्स वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट भी ग्रेजुअली बढ़ेगा। इस ग्राफ को आप ध्यान में बैठा लीजिए, किसका ग्राफ है? फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ है। अब आते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद इंटेंसिटी, ये तो हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग कि अगर फोटो करंट और कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल की बात हो तो जैसे आप सिंपल सोचिए, यहां पर एक प्लेट है, यहां पर एक प्लेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन करंट तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक नहीं पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहीं गिर गया तो क्या सर्किट कंप्लीट होगा? सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम लोग इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करेंगे, तो कम करेंगे तो पहले मान लीजिए सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, अभी कुछ इलेक्ट्रॉन्स गिर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, करेक्ट। और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल को कम कर रहे हैं तो और कम इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे। तो एक ऐसा वैल्यू आएगा जब यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए एक भी वहां पहुंच नहीं पाएंगे और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। उस समय फोटो करंट कितना होगा? फोटो करंट 0 होगा। तो देखिए यहां पर हो गया फोटो करंट 0। इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब उसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर दिया, आने नहीं दिया। अब धीरे धीरे हम लोग इसके पोटेंशियल को पॉजिटिव बना रहे हैं। जैसे जैसे पॉजिटिव बनाएंगे वैसे वैसे फोटो करंट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन क्या वो इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी तक चला जाएगा? दोस्तों नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहां पर एक लाइट इंसिडेंट हुआ था ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी का,
और उसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, मान लेते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ये 6 का 6 यहां पहुंच जाएगा। 6 से 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला ही यहां से 6 है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर वैल्यू के जाने के बाद करंट जो है वो गिवन इंटेंसिटी अगर है, हाँ अब अगर आप यहां से इंटेंसिटी को चेंज कर दीजिएगा, 6 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो करंट बढ़ेगा, मतलब ये और ऊपर जाएगा। लेकिन एक जगह आके करंट को क्या होना पड़ रहा है, सैचुरेटेड करंट होना पड़ रहा है, सैचुरेट होना पड़ रहा है। क्लियर, यहां तक समझ में आया बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो करंट जीरो हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं बहुत आसान भाषा में। इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी था, और उधर से वो नेगेटिव, जैसे जैसे हम लोग कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को कम कर रहे थे वैसे वैसे वो कलेक्टर प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा था, मतलब वो कलेक्टर प्लेट भी एक वर्क कर रहा था। जब काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैंने कहा कि क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होंगे जब वो मेटल के सरफेस से निकलेंगे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा जिस इलेक्ट्रॉन का, अगर वो E इंटू वी नॉट, फिर वही कहानी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम E लिख रहे हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट हो गया। जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी नॉट इक्वल हो जाएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन उस कलेक्टर प्लेट के पास पहुंच नहीं पाएगा, बिकॉज E इंटू वी नॉट इस कलेक्टर प्लेट के द्वारा किया गया वर्क था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गया, इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। तो आपको याद रखना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट होता है। अब यहां पर देखिए, इस ग्राफ को बहुत ध्यान समझना है, इस ग्राफ का मतलब समझना होगा। देखिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहां यहां यहां, तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज्यादा नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव मतलब हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल को ज्यादा नेगेटिव कब करना पड़ेगा, जब इधर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर आएगा। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब उसको ज्यादा एनर्जी मिला होगा, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट लाइट उस पर स्ट्राइक किया होगा, सॉरी, तो उस समय वो ज्यादा एनर्जी लेके चला, तो उसको रोकने के लिए ज्यादा हमको कलेक्टर प्लेट को और नेगेटिव करना पड़ा। इसका मतलब ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, लेकिन इंटेंसिटी सेम है, इसीलिए सॉरी, तो सब एक ही जगह जाके क्या होगा, सैचुरेट कर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने यहां पे देखा कि जितना ज्यादा नेगेटिव हो रहा है कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट उतना ज्यादा होगा। लेकिन लाइट का इंटेंसिटी सेम है, तो सारे जाके एक ही जगह पर सैचुरेट करेगा। आपको सिंपल ध्यान में क्या रखना है, इस बात को आप समझ लीजिए, सिंपल आपको ध्यान रखना है, इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज अनचेंज, सैचुरेटेड करंट विल बी सेम। इंटेंसिटी बदलेगा तभी ये सैचुरेटेड करंट का जो ऊपर नीचे होगा, अदरवाइज वहीं पर मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे कि यहां पर कौन सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसके क्रॉसपोंडिंगली स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां पर μ3 μ2 से ज्यादा है और μ2 μ1 से ज्यादा है। ध्यान में क्या रखना है कि फॉर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मोर नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर स्ट्राइक करेगा मेटल के सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेके निकलेगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा, उसको रोकने के लिए प्लेट को ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब जैसे यहां पर मान लीजिए ग्राफ है, यहां से क्या पता चल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है का मतलब कि सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है, मतलब सैचुरेटेड करंट अलग अलग होगा, अलग अलग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी 3 जो है वो ज्यादा है, तो ज्यादा सैचुरेटेड करंट, इंटेंसिटी 1 कम है, तो सॉरी थोड़ा खांसी हो गया है, तो ठंड का मौसम भी है, आप लोगों को भी ठंड लग रहा होगा, आप लोग भी ठंड में एकदम जोश के साथ लगे हुए रहिए हम लोग के साथ, देखिएगा आप अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिएगा एकदम। 15 दिन 20 दिन अगर आप बहुत जोश के साथ और मेहनत के साथ जितना बता रहे उतना करते हैं, आपको एक अच्छा मार्क्स आएगा। इधर उधर ज्यादा सोचिएगा, देखिएगा दिक्कत होगा। यहां पर क्लियर है, तो इंटेंसिटी ज्यादा तो सैचुरेटेड करंट भी ज्यादा हो गया। अब सेम इंसिडेंट रेडिएशन है, फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन क्या है, इंटेंसिटी अलग अलग है। क्लियर हुआ बात, एकदम क्लियर हो गया। चलिए, तो पॉइंट हमको क्या याद रखना है, पॉइंट हम लोग को याद रखना है दोस्तों कि इफ सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब सेम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, और सेम मेटल भी हो सकता है या मेटल का वर्क फंक्शन भी सेम हो सकता है। कैसे, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आ रहा है, मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मैक्सिमम बचेगा उस इलेक्ट्रॉन के पास, तो ये सेम मेटल रहेगा तभी ऐसा होगा। अब अलग मेटल है तो उसका वर्क फंक्शन ऑब्वियसली अलग होगा, उसके जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को वो अलग आएगा। तो अगर
स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो मटेरियल भी सेम होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर सैचुरेटेड करंट सेम है तो क्या होगा, इंटेंसिटी सेम है, डिफरेंट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट मटेरियल भी हो सकता है, क्योंकि वर्क फंक्शन का जो है सैचुरेटेड करंट से कोई लेना देना नहीं है। सैचुरेटेड करंट का लेना देना है लाइट के इंटेंसिटी से। क्लियर, इन ग्राफ्स को आप ध्यान से देखिएगा, आराम से सॉल्व होगा। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है वो है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो साहब क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन बोल रहे हैं सिंपल सी बात समझना है, आपने इतना एनर्जी दिया, मेटल को इतना एनर्जी चाहिए, जो बचा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। इसको हम लोग लिखते हैं एच म्यू, इसको लिखते हैं एच म्यू नॉट, इसको लिखते हैं ई इंटू वी नॉट। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, तो एच बाई ई म्यू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट। अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये हो गया वाई, ये हो गया एम एक्स प्लस माइनस सी होता है, इसका मतलब स्लोप हो जाएगा एच बाई ई, इस ग्राफ हो जाएगा एच बाई ई, और ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर जहां पर ये ग्राफ टच करेगा एक्स एक्सिस को, वही हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताएगा, और जो इसका वाई इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव आएगा, वो हो जाएगा माइनस एच बाई ई म्यू नॉट। जैसे मान लीजिए दो मेटल इस तरह देगा, अब आपसे पूछेगा किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन ज्यादा है। ऑब्वियसली ये किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ है तो जहां पर एक्स एक्सिस को वो काट कर रहा है या जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी का क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा, ए का कम होगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन कम होगा। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसका मतलब, वर्क फंक्शन का मतलब क्या, मेटल उतना एनर्जी खुद ही के लिए रख ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा कम, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। मतलब बी का वर्क फंक्शन ज्यादा, तो बी का काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगा। बस इतना ही टॉपिक्स पढ़ना है। अभी वीडियो को आप देख लिए, इसमें स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जो जो स्लाइड्स मैंने आपको साथ शेयर किया अभी वीडियो के दौरान, उतना भी अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, मैं आपसे दावा करता हूं। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर पूछे, और यह जरूर बताएं कि अगर रेडिएशन किसी मेटल के सरफेस पे गिरता है, मोनोक्रोमैटिक लाइट है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या सारे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करते रहिए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।